नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में, जिसका नाम है अरविंद शुक्ला फिज़िक्स वाले। बहुत अच्छा लगा फर्स्ट वीडियो अपलोड करके, जिसमें हमने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हम बोर्ड्स में 90% या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी के लाइक, सब्सक्रिप्शन और ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज से एक नई जर्नी क्लास 12 की। तो क्लास 12 के बच्चे जो भी हैं वो तैयार हो जाएं, कमर कस लें। अब वो समय आ गया है कि हम अपने क्लास 11 को पास करके 12 में आ गए हैं और हमें क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है। उसकी तैयारी आज ही से हमारे साथ लग करके शुरू कर दें। तो इसके कार्यक्रम में कुछ बच्चे जो होते हैं वो डरे हुए होते हैं। वो 11th में उनको ये लगता है कि उन्होंने 11th गंवा दिया, फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बना दिया। फर्स्ट ईयर को क्या बना दिया? रेस्ट ईयर। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सेट कर लो टाइम। आज से स्टार्ट होता है टाइम t=0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो ये जो फील्ड है वो काफ़ी बाद में आएगा। अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर पे हम लोग पूरा का पूरा अपना फोकस इलेक्ट्रिक चार्ज पे रखेंगे। आज के डिस्कशन का जो विषय है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जब कभी भी हम सुनते हैं तो हमको बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। जैसे आप जानते हैं मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो काम करना बंद कर देता है, तो उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। मोबाइल जब चार्ज हो जाता है तो हमें अच्छा फील होता है ना। तो ठीक इसी तरह से ये जो चार्ज है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो होता है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी इसके बारे में और कोई बात नहीं की जा सकती, इसका और ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मतलब मैटर जहाँ होगा ही होगा, मैटर जहाँ होगा वहाँ चार्ज तो होगा ही होगा। अब ये चार्ज आता कहाँ से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ electrons and protons in atom। यानी जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है। हर एक मटेरियल एटम से मिलकर के बना हुआ है। और एटम में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की ही वजह से हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डेवलप होता है। नॉर्मल एटम जो होता है, नॉर्मल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नॉर्मल एटम क्या होता है? अरे भाई ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? बिकॉज, अब बताइए क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। कोई भी अगर हम नॉर्मल एटम लेते हैं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। नहीं होंगे क्या? अरे भाई कोई भी एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे, सबसे छोटा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। सोडियम ले लो भाई, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो है ना, जितने भी नॉर्मल एटम्स हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर में प्रोटॉन अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से नॉर्मल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर हम किसी तरह से ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर दें, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है
और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, ये न्यूट्रल होगा। और अगर इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम है, देखो ऑब्जेक्ट बी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा। सपोज देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट सी इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी ऑब्जेक्ट जो सी है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इतना सब घुमा करके पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बात निकल करके आई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो निगेटिव चार्ज होगा, और अगर वहाँ पे लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। होता क्या है, हमने बचपन में बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा पेन को लेकर के और बाल में रगड़ा होगा, ये है, ये बाल में रगड़ते हुए जब हम इस पेन को पेपर के पास ले जाते थे तो ये पेपर को अट्रैक्ट करने लगता था, यानी एक पेन पेपर पीस को अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने के बाद, आफ्टर द रबिंग द पेन विद द हेयर, यानी जब हेयर से पेन को रब किया गया तो पेन पे चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं किसके हेल्प से, फ्रिक्शन के हेल्प से। क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रगड़ते हैं, ऐसे मान लो रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने में काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो रही है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या करने के लिए, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। तो जब हम अपने हाथों को रगड़ रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है हाथ की, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये हीट, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हमने रब किया, इन दोनों को आपस में रब किया, ऑब्जेक्ट ए को बी से रब किया, तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस होगा तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हीट को लेकर के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने लगेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले गए, इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके कहाँ गए, बी में। तो इलेक्ट्रॉन ए से निकले हैं तो यहाँ पे लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्जेक्ट ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गए हैं, बी में, तो बी पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस हीट एनर्जी को ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रॉन गेन करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन था, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिसबैलेंसिंग होगी तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया, तो जिसमें से निकला है, ए से निकला है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की लैकिंग हो गई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गए, उछल उछल के, अरे भाई कुएं में नहीं गिरेंगे, ऑब्जेक्ट ए से निकल के किस में जाएंगे, बी में। तो जब बी में गए तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक की पॉइंट लिखते हैं, द मेन कॉज ऑफ
ध्यान से समझ लेना, इसको नोट कर लेना। द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा लंबा हो गया, फिर भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शन से चार्ज कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ये बात क्यों कह रहे हैं इतने दमदारी के साथ कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होगा? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो प्रोटॉन को ईजिली हम नॉर्मल प्रोसेस से एटम से एग्जिट नहीं कर सकते। ये जो प्रोटॉन है वो सेंटर पे है, न्यूक्लियस पे है, इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा, तब ये प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसबैलेंस होंगे। तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाल सकते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैंने इतनी दमदारी से लिख दिया कि सिर्फ और सिर्फ किसके ट्रांसफर से होगा चार्ज? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो बात समझ में आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब चार्ज होगा जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसबैलेंस होंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? ये भी पता चला, इट इज ड्यू टू द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी बॉडी फ्रिक्शन की वजह से तब चार्ज होती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और तरीका है बॉडी को चार्ज करने का जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो, कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन मीन्स व्हाट? डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमें कंडक्शन से चार्ज करना होगा तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना होगा, और ये मोस्टली कंडक्टर के साथ होता है। जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है वो कंडक्शन के थ्रू चार्ज होता है। जैसे ये मान लीजिए बॉडी है और इस पे चार्ज है, ऐसे चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी है जो न्यूट्रल है। तो एक बॉडी चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है, दोनों का शेप सेम है, साइज सेम है और मटेरियल भी सेम है। अब इन दोनों को कांटेक्ट में ला करके फिर दूर कर देते हैं, तो ये जो चार्ज है वो कंडक्शन के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे इस पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है? 1 2 3 4 5 6। तो अब कंडक्शन के बाद जब चार्ज होगा तो ये हो जाएगा 3 यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या नॉर्मली हम समझें कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे Q चार्ज था और ये न्यूट्रल था तो कंडक्शन के चार्ज के बाद इस पे Q/2 चार्ज हो जाएगा और इस वाले पे Q/2 चार्ज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कैसे होता है? ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का वह है चार्जिंग बाय इंडक्शन, नो कांटेक्ट। यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी से चार्ज भी होगी और उनमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा।
जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो इसके लिए हम इसके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाएंगे जो पहले से निगेटिवली चार्ज है। दिस ऑब्जेक्ट इज निगेटिवली चार्ज। तो अब ये ऑब्जेक्ट आ गया निगेटिवली चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें तो सारे चार्जेस अवेलेबल है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये निगेटिव चार्ज की किसके साथ दोस्ती है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होकर के इस वाले साइड पे आ जाएंगे और निगेटिव से इसकी दुश्मनी है। निगेटिव निगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। देखो भाई, निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो फिर भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कुल मिला जुला करके ये समझिए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। निगेटिव निगेटिव लाइक हो गया, रिपल्सन। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज हो गया, अगेन रिपल्सन। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब फिर हम वापस आते हैं, हमें ऑब्जेक्ट ए को पॉजिटिवली चार्ज बनाना था। तो इसके लिए हम क्या किए, इसके पास दूसरी बॉडी ले आए निगेटिवली चार्ज। अब ये सारे बॉडी ए के सारे चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और निगेटिव वाले चार्ज से इसकी दुश्मनी है, यानी कि इनको रिपेल करके दूसरे एंड पे भेज देगा। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके पास एक दूसरी बॉडी लाइए कांटेक्ट में, बी, जो कि कंडक्टर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं ये तो इससे बाउंड हो गए हैं, ये इससे खींचे रहेंगे इधर, लेकिन ये निगेटिवली चार्ज जो है वो फ्री हैं। तो ये सारे के सारे निगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करके इधर इसके लास्ट एंड पे चले जाएंगे क्योंकि इनको पाथ मिल जाएगा। और फिर ओले से ओले धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ए को बी के साथ से सेपरेट कर दीजिए। देखिए ये जो पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज प्लेट था इसको अपनी जगह पे एज इट इज रहने दिया और बॉडी ए से बी को धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे, सेपरेट करना शुरू करेंगे। तो जो सारा का सारा निगेटिव चार्ज था वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट बी पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट ए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी हम किसी भी बॉडी को कुल 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला तरीका हमने बताया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बॉडी अगर चार्ज हो रही है फ्रिक्शन की वजह से तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ठीक इसी तरह से हम बॉडी को चार्ज करने का जो दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और एक तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका क्या भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, नो एनी कांटेक्ट। तो उसका प्रोसेस मैंने समझाया। अब मान लो ऑब्जेक्ट ए को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसे, इंडक्शन से। अगर इसी ऑब्जेक्ट ए को निगेटिवली चार्ज करना रहता तो क्या करते, सोच के बताओ। अरे भाई सोच लो, इतना क्या बुरा है। पॉजिटिव ए को करना था तो इसके पास कैसा चार्ज लाए थे, प्लेट, निगेटिवली चार्ज। अब अगर इसको निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर के आएंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं 3 तरीके से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय
इंडक्शन। तो अब हम मिटा देना, इजाज़त है, हम मिटा ही देते हैं। चलिए, तो बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीकों के बारे में हमने बात किया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्ज के बारे में कुछ और बातें करते हैं। चार्ज 2 तरीके का होता है। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पता चली गया होगा पहले से, हम कई बार बात कर चुके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, one is positive and another one is negative. Charge is a scalar quantity. चार्ज कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो पहला चीज मैंने बताया चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा पॉइंट्स क्या बताया? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लाइक चार्जेस में क्या होता है? अभी पीछे बताया था, आप सबको याद होगा, रिपल्सन होता है। और अगर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, बड़ा मजा आएगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, एक बात और हम जान लें, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हाँ, कूलम साहब, हाँ, उन्हीं के सम्मान में जो चार्ज की SI यूनिट है उसको कूलम से लिखा जाता है और इसका सिंबल है कैपिटल C। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक कूलम मतलब क्या समझते हैं आप, तो आप नॉर्मली 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। 1 कूलम को आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। बोलिए कैसे? और भाई 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन टाइम T। I इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? Q बाई T। तो यहां से क्या लिख सकते हो बच्चों? Q इज इक्वल टू IT। Q क्या है? चार्ज। चार्ज का अभी अभी मैंने यूनिट बनाया, क्या होता है? कूलम। I क्या है? करंट, एम्पियर। और T मतलब टाइम होता है, तो टाइम का यूनिट सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू IT। Q कूलम, I एम्पियर, T सेकेंड, यानी 1 कूलम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज इज 80। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले को। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज इज 80। कैसे लिखा? यहीं से लिख लिया, Q इज इक्वल टू, एक ही ब्रह्मास्त्र हमारे पास, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। और इसका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख दिया? 80। भाई करंट I है, इसके लिए डायमेंशनल हो गया A, और T क्या है? टाइम, इसके लिए कैपिटल T। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज की 2 कैटेगरी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलम। एक कूलम में 1 एम्पियर पर सेकेंड होता है, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 80। अब SI यूनिट के अलावा कभी कभी हमसे CGS यूनिट भी कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो वो भी नोट करते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। CGS यूनिट ऑफ चार्ज
इज एसू, ESU, यानी जो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, एसओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसी को स्टैट कूलम भी कहते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, यानी एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। एक चार्ज का एक और यूनिट होता है, जैसे हमने सीजीएस यूनिट पढ़ा क्या, एसू, तो इसी तरह चार्ज का एक और यूनिट होता है, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज एमू। अरे भाई कौन मामू बोल रहा है, मामू नहीं, एमू। एमू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 एमू, या इसी को एब कूलम भी पढ़ते हैं, 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 10 कूलम होता है, 10 कूलम। एक बात और नोट कर लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लॉन्गेस्ट लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम लार्जेस्ट लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लार्जेस्ट यूनिट, क्या लिख रहे हैं हम, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। 1 फैराडे, जो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराडे, और एक फैराडे में 96,500 कूलम